इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज हम एक भेंट वार्ता लेकर के आए हैं जिसका विषय है धान की उन्नत किस्में और बीज उपचार। ये बातचीत हमने करी है डॉक्टर जे.एन. भाटिया, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब जो धान पौध की बिजाई का कार्य जोर शोर पे है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसान भाइयों के लिए वो सब जानकारी इस वक्त उनको उपलब्ध करवा दें कि जो उनके लिए ये जरूरी है कि भी धान की जो किस्में हैं वो कौन सी हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब आप प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल। एक तो मैं आपको और जो अपनी दूरदर्शन है इसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है बिल्कुल सही समय पे ये जो विषय है चुना है, क्योंकि अब जो हमारे किसान भाई हैं धान की पनीरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यदि धर्मवीर जी बात की जाए धान हमारी जो खरीफ की एक मुख्य फसल है एक तरह से, और हरियाणा में यदि हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें 13 से 14 लाख हेक्टेयर में जो है धान की जो खेती है की जाती है एक तरह से। और यदि हम बात करें 1970 के दशक की, उस टाइम जो धान का जो क्षेत्रफल था वो सिर्फ 1.93 लाख हेक्टेयर था, क्योंकि उस समय हमारे पास जो है सिंचाई के साधन नहीं थे। सिर्फ हम जो है मतलब जो प्राकृतिक वर्षा थी उसी पर निर्भर थे। लेकिन जो मतलब नदियां बनी और जो है ट्यूबवेल वगैरह लगे, पानी के संसाधन हमारे यहाँ बढ़े, तो अब यदि हम बात करें देखो 1.93 लाख से जो है 14 लाख हेक्टेयर पे जो है धान का जो है क्षेत्रफल जो पहुंच चुका है। और आज हम यदि हरियाणा की बात करें, हरियाणा पूरे इंडिया में जो है धान में चौथे स्थान पे है एक तरह से, और हम 80 से ज्यादा देशों में है जो अपना जो चावल है जो वो निर्यात करके जो है करोड़ों रुपए की जो विदेशी मुद्रा है वो हम अर्जित कर रहे हैं एक तरह से। और दूसरी यदि हम खास बात करें धर्मवीर जी, ये जो अपना क्षेत्रफल है, यदि हम बात करें कैथल की, करनाल की, कुरुक्षेत्र की, अम्बाला की, यमुनानगर की, इसको तो बल्कि जो है धान का कटोरा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी भी उपलब्ध है, अच्छा पानी है, जमीन भी जो इनकी जो मतलब जो है सैंडिलोम सोइल है जो कि धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है एक तरह से। जी जी। बात यदि हम अपने जिले की करें, कुरुक्षेत्र जिले की, यहाँ पर जो है 1.10 लाख से लेके 1.20 लाख जो है हेक्टेयर एरिया में जो है धान की खेती की जाती है। और इसमें यदि हम थोड़ा सा वर्गीकरण करें तो इसमें जो मोटा धान है और जो हमारा बारीक धान है, इसका जो क्षेत्रफल आमतौर पे 60 और 40 के आसपास घूमता है। यदि 60 यदि मोटे धान का आता है तो 40 मतलब बासमती का आता है, मतलब यही रहता है 40-60 के करीब एक तरह से। ये जो दो तरह की जो किस्में हैं यदि हम बात करें, एक मोटा धान होता है, एक बारीक धान होता है एक तरह से। और मोटे धान की यदि हम बात करें धर्मवीर जी, जिसमें 2 तरह की किस्में हमारे पास। 2 तरह की किस्में है जो, हाँ जी, एक तो है कम अवधि वाली जो सिर्फ 120 से 135 दिन का समय लेती है पकने में अपने जी। और दूसरी है धर्मवीर जी मध्यम अवधि वाली किस्में जो करीबन 140 से 145 दिन का समय लेती हैं एक तरह से जी। तो ये 2 तरह की किस्में हैं जो आमतौर पे हरियाणा में जो है काश्त की जाती हैं। और इनमें जो फर्क है, कम अवधि वाली सिर्फ समय का ही है कि वो कम समय लेती हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा समय लेती हैं। यानी कि वो पकने में एक तो कम समय में पक जाती हैं, एक थोड़ा मध्यम अवधि यानी कि थोड़ा कम से ज्यादा समय ले लेती हैं पकने में। हाँ हाँ बिल्कुल जी। उनकी मतलब एक
कोई भी किस्म होती है उसकी खासियत होती है भी वो कितने दिन में पकती है, किस तरह का चावल होता है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ये मतलब जो है वो 2 तरह की वर्गीकरण किया गया। तो डॉक्टर हम ये जानना चाहेंगे कि हाँ जी। आपने जो कहा कि भी कम अवधि वाली किस्में और फिर दूसरी आपने कहा मध्यम अवधि वाली किस्में, हाँ जी, हाँ जी। तो आप किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताएं डॉक्टर साहब कि भी ये जो कम अवधि वाली किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? हाँ, यदि हम धर्मवीर जी बात करें कम अवधि वाली, ये किस्में हैं HKR 47, HKR 48, IR 64, गोविंद और सरबती। तो जी। मोटे धान की भी बात करें हम, इसमें 4-5 किस्में हैं जो किसान भाई जो है बो सकते हैं। HKR 47, HKR 48, IR 64, गोविंद और सरबती। जी। और इसका फायदा ये है कम अवधि वाली फसलों का कि इसमें आप तोड़िया ले सकते हो, आलू लगा सकते हो, क्योंकि इसमें खेत हमारा जो है जल्दी खाली हो जाता है एक तरह से। तो ये इनकी जो यदि हम बात करें पनीरी की, इनकी जो पनीरी है हम 15 मई से लेके 30 जून तक जब भी हमारे पास समय हो उस टाइम हम इनकी जो है मतलब जो बीज लेके यदि जहाँ से भी आप बीज लोगे तो 15 मई से लेके 30 जून तक कभी भी आप इसकी जो पनीरी में बिजाई कर सकते हो। और मध्यम अवधि वाली किस्मों के बारे में भी बताओ डॉक्टर साहब। दूसरा यदि धर्मवीर जी हम मध्यम अवधि वाली बात करें, ये जो किस्में हमारी 140 से 45 दिन का समय लेती हैं और इनकी हम जो बिजाई है 15 मई से लेके और 30 मई तक तो हम इनकी बिजाई पौधशाला में कर सकते हैं जी। और यदि हम बात करें किस्मों की, इसमें हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, कुछ हरियाणा से भी हैं, कुछ पंजाब से भी हैं और वो बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं। HKR 126 किस्म है, HKR 127 किस्म है, HKR 120 किस्म है और अपना जो पूसा 44 किस्म है। PR यदि हम सीरीज की बात करें, PR सीरीज में जो मतलब जो पंजाब राइस के नाम से है 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 126, 128, 129, मतलब बहुत सारी किस्में हैं जो मतलब 140 से 45 दिन का लेती हैं और 30 से 32 क्विंटल जो मतलब जिनका उत्पादन मतलब जो है आराम से हो जाता है। और इसमें एक हरियाणा की जो शंकर धान है मतलब जो हाइब्रिड है, इसकी भी 2 किस्में हैं धर्मवीर जी, एक हरियाणा जो है शंकर धान नंबर 1 और एक हरियाणा शंकर धान नंबर 2। जी डॉक्टर तो साहब। ये किस्में हैं मोटे धान की जी। जिनकी मतलब पनीरी का समय जो शुरू हो चुका है, क्योंकि यदि हम बात करें कम अवधि वाली उनको हम 15 मई से 30 जून तक मतलब जो है अपनी पनीरी लगा सकते हैं और यदि हम मध्यम अवधि वाली बात करें इसको हम 15 मई से लेके 30 मई तक जो है हम इसकी पनीरी में बिजाई कर सकते हैं। ये मतलब जो किसानों को जान देना चाहिए। और ये जो किस्मों का चुनाव है ये हमें अपनी जो है मतलब जो क्षेत्रफल के प्लानिंग बना के भाई हमारे पास 10 एकड़ है तो 4 एकड़ में हमने कौन सी किस्में लगानी है, 5 एकड़ में हमें कितनी लगानी है, क्योंकि हमें आगे भी तो फसल लेनी है। किसी ने तोड़िए लेना है, किसी ने सरसों ले लिए, किसी ने मतलब जो है आलू लेने हैं, उसी हिसाब से हमने वर्गीकरण करना है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, ये जो किस्में हैं अलग अलग समय लेती हैं। कम अवधि वाली 115 से 135 दिन लेती हैं, तो दूसरी मध्यम अवधि वाली है 140 से 45 दिन लेती हैं और यदि तीसरा ग्रुप की बात करें हम बासमती की, वो 155 दिन तक भी ले लेती हैं, क्योंकि वो जो लेट पकती हैं मतलब बहुत लेट पकती हैं। तो इसलिए हमें मतलब ये प्लानिंग बहुत जरूरी है कि यदि हमने 25 एकड़ धान लगाने हैं तो हमने उसी हिसाब से मतलब जो है हमने खेत की प्लानिंग बनानी है ताकि हम जो है आगे भी मतलब बिजाई कर सकें और जो पानी है हमारे पास सिंचाई के संसाधन है उनको हम जो है अच्छी तरह से मतलब जो है मतलब जो प्रयोग में कर सके। डॉक्टर साहब आपने बासमती की बात की कि भी तीसरा जो समूह है धान का वो बासमती का है। हाँ जी। तो बासमती के बारे में भी डॉक्टर साहब जब बात चल ही गई है तो बासमती के बारे में भी आप प्रकाश डालने की कृपा करें कि भी जो धान की जो बासमती है उसमें भी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि भी बोनी बासमती लंबी बासमती। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यदि हम बात करें तो दूसरा समूह है बासमती का, इसकी तरफ से भी जो लोगों का रुझान है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इससे हम जो है बहुत सारे देश हैं जो 80-82 देश हैं जहाँ पर जो हमारे चावल की बहुत डिमांड है, उससे मतलब कई बार तो ये देखा गया है कि जितना भी क्षेत्रफल लगता है इसमें हमारा पूरे हरियाणा में उसमें 60 से 65% जो है बासमती धान का ही होता है। और बासमती में धर्मेश यदि हम बात करें हम 2 तरह की किस्में होती हैं, एक तो होती है बोनी बासमती जी और दूसरी होती है हमारी लंबी बासमती। जी डॉक्टर साहब। यदि हम बात करें ये 145 से 50 दिन का समय लेती है एक तरह से पकने में एक तरह से। और इनकी यदि हम धर्मेश जी बात करें, यदि हमने इनकी पनीरी तैयार करनी है इसमें अभी समय है। इसको हम 1 जून से 15 जून तक मतलब जो इसकी जो हम बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि
हम ये कहते हैं अभी 25 से 30 दिन पुरानी पौध मतलब सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा पकड़ करती है। तो हम ये कहते हैं अभी बासमती धान की जो हमने रोपाई करनी है वो 15 जुलाई के बाद करनी है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया धर्मवीर भाई, यदि हम बासमती धान को अगेती रोपाई कर देंगे तो उसमें जो अरोमा बनता है, जो फ्लेवर बनता है, जो उसमें सुगंध बनती है, वो मतलब जो है अधिक तापमान पे नहीं आती, वो ठंडे तापमान पे आती है। आपने देखा होगा बासमती की किस्में हैं अक्टूबर नवंबर में पकती हैं जाके, और आमतौर पे वैज्ञानिक ये कहते हैं, देखा भी गया है कि जो धान की किस्में ठंड में पकेंगी, सर्दी में पकेंगी, तो उनमें जो अरोमा है, फ्लेवर है, बहुत ज्यादा करती है, जिसको बहुत सारे जो विदेशी हैं ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से हम जो बासमती किस्मों की जो रोपाई है वो 15 जुलाई के बाद करते हैं इस तरह से। तो डॉक्टर साहब, बोनी बासमती की जो किस्में हैं, जो हाँ जी। उन्नत किस्में हैं, जिनको उगा करके किसान भाई अच्छा फायदा कमा सकते हैं, हाँ और लंबी बासमती की भी किस्में, इनके बारे में और बताओ डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, यदि हम बात करें बोनी बासमती की, इसमें हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, जो कि हमारा जो पूसा संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किस्में दी हैं। जैसे पूसा 1121 किस्म है, जिसके चावल बहुत लंबे होते हैं, एक तरह से सुगंधित होते हैं, और जो है मतलब बहुत इसकी डिमांड है दूसरे देशों में। एक पूसा 1509 किस्म है हमारी, जो बिल्कुल 115 से 120 दिन लेती है, जिसमें मतलब खेत भी जल्दी खाली हो जाते हैं एक तरह से, और जो है इसमें बीमारी कीड़े भी लगते, उत्पादन भी अच्छा है। एक मुच्छल किस्म है हमारी, जो उसको कहते हैं हम पूसा बासमती नंबर 1 है जी। एक हरियाणा बासमती नंबर 1 किस्म है, एक पूसा 1401 किस्म है, एक पूसा 1718 ही है धर्मवीर जी अभी, जो कि जो जीवाणु पतंग मारी है और जो हमारा ब्लास्ट रोग है उसके मतलब प्रति जो प्रतिरोधक है। एक पूसा 1728 आई है, जो हमारी जीवाणु पतंग मारी है उसके प्रति प्रतिरोधक है, जो बीमारी नुकसान पहुंचाती है। एक पूसा 1637 आई है अभी, उसकी जो ब्लास्ट जो मतलब जो झोंका बीमारी है उसके प्रति मतलब प्रतिरोधक है। ये जो किस्में हैं पूसा 1121, पूसा 1509, पूसा बासमती नंबर 1, हरियाणा बासमती नंबर 1, पूसा 1401, पूसा 1718, पूसा 1728 और पूसा 1617 जो 37 है, ये बोनी बासमतियों के ये जो अंतर्गत आती है धर्मवीर जी। जिनमें से कोई भी किस्म है जो हमारे जो किसान भाई हैं उसको लेके और इसकी जो काश्त कर सकते हैं एक तरह से, और ये मतलब जो है कम बढ़ती है एक तरह से, और जो मतलब यदि मान ले पानी आ जाए, हवा आ जाए, बरसात आ जाए, तो ये गिरती भी नहीं है एक तरह से जी। तो डॉक्टर साहब, लंबी बासमती की भी बात थी डॉक्टर साहब, लंबी बासमती की किस्में कौन सी हैं डॉक्टर साहब? लंबी बासमती में हमारे पास धर्मेश जी 3-4 किस्में हैं। जैसे तो है हरियाणा जो है बासमती नंबर 19, इसको हम प्राउडी बासमती भी कहते हैं, और जो हमारे जो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा उगाई जाती है, और जिसका जो चावल भी बहुत सुगंधित है। एक ये किस्म है हमारी। दूसरी है CSR 30, जो हमारा कासवा संस्थान है CSIR का, उन्होंने 30 नंबर निकाली है। ये किस्म किसकी खासियत ये है, लंबी तो जरूर बढ़ती है, लेकिन यदि जमीन खराब हो, आपके पास पानी खराब हो, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छी उपयुक्त रहती है, और इसका जो उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है, यदि मान ले आपके पास जमीन खराब हो, पानी खराब भी हो। और तीसरी किस्म है हमारे पास बासमती 370, जो लंबी बढ़ती है। इसका उत्पादन मतलब जो है कम है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, और इसको बहुत सारे जो लोग पसंद करते हैं। तो ये 3 किस्में हैं। हरियाणा बासमती नंबर 19, जिसको त्रावड़ी बासमती के नाम से भी जाना जाता है, CSR 30, और एक बासमती 370। ये तो लंबी बासमती की। डॉक्टर साहब, आपने ये किस्मों के बारे में बताया, आपने हाँ जी, बासमती की भी किस्मों के बारे में बात हो गई, मध्यम अवधि की जो किस्में हैं उनकी भी आपने बात बताई, और जो कम अवधि में उगने वाली किस्में हैं उनकी भी बात बताई। डॉक्टर साहब, ये और बताने की कृपा करें कि ये जो किस्में हैं, हाँ जी, ये कहाँ से, किन किन संस्थानों से मिल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यदि आपने इन मतलब जो किस्मों को लेना है, आप जो विश्वविद्यालय के जो मतलब जो अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे हमारा कोल का अनुसंधान केंद्र है, IRI का हमारे में करनाल में अनुसंधान केंद्र है, वहां से ले सकते हो आप। अपना जो सेंट्रल स्टेट फार्म है वहां से ले सकते हो आप, NSC से ले सकते हो आप। दूसरा फिर आप जो है एक
मतलब जो मोदीपुरम संस्थान है हमारा बासमती का, वहां से ले सकते हो आप। हमारे यहाँ हरियाणा बीज विकास निगम है, वहां से ले सकते हो आप। ये हमारे धर्मवीर जी ने बात कही, हमारी अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, मतलब जो जहां से आप ले सकते हो बीज अपना। तो जैसे IRA का हमारा करनाल का संस्थान है, हमारा धान संस्थान नारकोल में है, वहां पर है, या फिर जो NSC के जो सेंटर हैं, HSDC के सेंटर हैं, मोदीपुरम संस्थान है। ये ऐसे सेंटर हैं जहां पर आप मतलब आम के विश्वास कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो गुणवत्ता का और अच्छी किस्म का जो है बीज उपलब्ध हो सकता है। तो डॉक्टर साहब अब सवाल पैदा होता है कि किसान ने बीज खरीद तो लिया, हाँ जी, हाँ जी, अब उसको बीज आगे बोना है, पनीरी उसको हाँ जी, बोनी हाँ जी, है, हाँ तो जी, उसमें बीज उपचार की कितनी जरूरत है? हाँ जी, और हाँ अगर जी। जरूरत है तो फिर किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए? हाँ, धर्मवीर जी बात करें हम, यहाँ दो चीजें मतलब उभर के आती है। एक तो होता है बीज का चुनाव जी और एक होता है बीज का उपचार। जी तो यदि हम बात कर लें बीज का चुनाव, तो बीज के चुनाव में ये होता है जो लोग घर का बीज काम में लेके आते हैं, जैसे बहुत, क्योंकि हम कहते हैं अभी एक बार यदि आपने बीज ले लिया उसको आप 3 साल तक आराम से यूज कर सकते हो, यदि आपके पास किस्मों का यदि आप बीज यूज कर रहे हो। हाइब्रिड में तो हमें हर साल बदलना पड़ता है, जी तो वहां पर यदि बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। बीज के चुनाव करने के ये फायदे हैं धर्मेश जी, एक तो जितने भी अस्वस्थ हो, हल्के बीज हो, कमजोर बीज हो, रोगी बीज हो, हैं जी, कीड़े हो और खरपतवार के बीज हो, वो सारे के सारे उनको निकालने का ये सस्ता व सरल तरीका है। और इसमें सिर्फ आपके लिए सिर्फ 1 किलो नमक के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपने करना क्या है, आपने इसमें आपने जैसे 10 किलो बीज हम सिफारिश करते हैं 1 एकड़ के लिए, जी 10 ही लीटर पानी लेना है इसमें आपने, और 1 किलो जो सादा नमक है ना वो जी। डाल लेना है। जी इसको अच्छी तरह से घोल बना लेना है और इसके अंदर जो आपने 2-2 किलो बीज जो है डालने हैं, तरह से धीरे धीरे डाल लेंगे। जी तो जिस टाइम आप बीज डालोगे ना, जी। जितने हल्के बीज होंगे, कमजोर बीज होंगे, अस्वस्थ बीज होंगे, रोगी बीज होंगे, कीड़े होंगे, खरपतवार होंगे, वो सारे के सारे ऊपर तैर के आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, उनको आप जो है मतलब जो अलग कर दो, और जितना भारी बीज बच गया ना स्वस्थ आपके पास, उसको आप 2-3 बार जो है मतलब साफ पानी में से निकाल। तो इसको कहते हैं हम बीज चुनाव, बीज का जो चुनाव करना, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ बीज का सस्ता- चुनाव कर लिया। हाँ, सरल बिल्कुल तरीका है। इसमें यदि आप बीज का उपचार भी नहीं करते ना, रासायनिक उपचार नहीं करते, तो फिर भी आप जो है 45-50% जो भी आपका इन्फेक्शन था ना बीज में, वो आप खत्म कर सकते हो, खरपतवार के बीज निकाल सकते हो। तो ये बड़ा मतलब सस्ता सरल तरीका है, जो किसान मतलब जो दवाई नहीं लगाते, लगाना नहीं चाहते या उनको उपलब्ध नहीं होती, तो कम से कम नमक तो और पानी तो घर पे होता ही है उपलब्ध। तो ये बहुत ही सटीक, सस्ता और सरल तरीका है जिससे हम बीज का जो है चुनाव कर सकते हो। फिर बात आती है, आपने एक प्रश्न पूछा था कि हमें बीज का उपचार क्यों करना चाहिए, है जी। जी धर्मवीर जी, बीज का जो उपचार है हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप किसानों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी 80% बीमारी है फसलों में, वो कहाँ से आती हैं? बीज से आती हैं। 20% जो बीमारी जो या फिर जो आती है कहाँ से, मतलब जो मिट्टी से आती है। तो 80% जो हमारी फसलों में बीमारी आ रही है वो या तो बीज से आ रही है, मिट्टी से आ रही है। तो इसलिए ये बीज उपचार जो करना बहुत जरूरी है। और 20% जो बीमारियां हमारी हवा से आती है या दूसरे किसानों के खेतों में से आती हैं। तो इसलिए हम किसानों को मतलब जो है आगाह करना चाहेंगे कि यदि हम बात करें जैसे बकाने बीमारी है, ब्लास्ट बीमारी है जी, भूरा धब्बा बीमारी है, जीवाणु पतंग बीमारी है, ये जितनी भी बीमारियां हैं धर्मवीर जी धान की, ये सारी की सारी या तो मिट्टी से आ रही हैं या बीज से आ रही हैं। इसलिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं बता दूं, बीज उपचार करने में किसान का 15-16 रुपए पर एकड़ खर्चा आता है, और यदि वो बीमारी बाद में आ जाए ना तो हजारों रुपए लगा के भी आप उस बीमारी को ठीक नहीं करता। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि भाई हमारे किसान भाइयों को, यदि हमने धान में जो बीमारी आ रही है या दूसरे फसलों में जो बीमारी आ रही है, उनके लिए जो बीज उपचार है बहुत ही सस्ता और बहुत ही सरल तरीका है। और इसके लिए हमें सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए धर्मवीर जी, यदि हम 1 एकड़ में बोए जाने वाले बीज हैं 10 किलो, 10 लीटर पानी ले लें और साथ में 10 ग्राम पावस्टीन दवाई आती है जो कार्बनिज्म के नाम से मिलती है,
पाउडर के रूप में होती है, वो ले लें साथ में। और 1 ग्राम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है पीली पुड़ी आती है 6 ग्राम की, वो जो है सिर्फ 1 ग्राम लेनी है 1 एकड़ के लिए। वो जो पुड़ी है 30-35 रुपए की आती है, वो 6 एकड़ के लिए काफी है। तो हमने क्या करना है, यदि हम 10 किलो बीज का उपचार कर रहे हैं, उसके लिए हमें 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, 10 ग्राम बाउस्टिन की जरूरत पड़ेगी और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरियासाइड है, जीवाणु नाशी दवाई है, उसकी जरूरत पड़ेगी। और इसको हमने क्या करना है, 10 लीटर पानी लेके उसके अंदर 10 ग्राम बाउस्टिन डालने लिए, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालनी है और उसके अंदर धीरे धीरे जितने भी बीज हैं हमारे 10 किलो हैं उनको उसके अंदर डाल देना है। और उसको 24 घंटे तक, धर्मवीर जी 24 घंटे तक जो बीज हैं वो हमने भिगो के रखने हैं। 24 घंटे के बाद हमने जो है वो बीज निकाल लेने हैं, फर्श पे डाल देने हैं और छाया में, और उसके ऊपर जो हमने कोई भी जो बोरी का या जो हमारा जो बोरी का जो टांट है उसको डाल देना है। और उसको हमने 36 घंटे तक जो है ऐसे ही दबा देना है, पड़े रहना है। बस इसके बीच में हमने क्या करना है, उस बोरी को गीला कर देना है। तो 36 घंटे में क्या होगा धर्मवीर जी, उसके अंदर जो घुंडे फूट जाएंगे और फिर वो बहुत ही जल्दी जो है हमारी जो है मतलब जो धान के जो है बीज पनीरी है वो उगड़े में सहायक होगी। तो इसमें ये ध्यान बात रखनी है हमने कि एक तो हमने जो समय है, जैसे हमने बीज उपचार का समय बताया, 24 घंटे तक उपचार मतलब अपने पानी के अंदर रखना है। यदि हम हाइब्रिड का बीज उपचार कर रहे हैं, कहीं हाइब्रिड भी है ना, तो उसमें धर्मवीर जी हमने 3-4 घंटे बस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है किस्मों में तो हम 24 घंटे की सिफारिश करते हैं। जो हमारे हाइब्रिड है उसमें सिर्फ हम बीजों का 3 से 4 घंटे उपचार करते हैं। यदि हम 24 घंटे उपचार करेंगे तो उनका चावल निकल के आता है, तो ये ध्यान देने की मतलब जरूरत है। तो इस तरह से यदि हम बीज उपचार करेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा ब्लास्ट बीमारी है, जो हमारी बकाने हैं जिसमें पौधे लंबे हो जाते हैं, भूरे धब्बों का रोग है, उसको हम मतलब नर्सरी बिजाई से पहले ही जो है खत्म कर सकते हैं। तो ये मतलब जो हमारे भाई किसान भाई हैं, हम सबको मतलब एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जो अब पनीरी का जो समय चल रहा है, तो इसलिए जो बीज से बीमारी आ रही है, मिट्टी से आ रही है, यदि हम उनका शुरू में नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम जो है स्वस्थ पौध ले सकते हैं, तगड़ी पौध ले सकते हैं, और बाद में जो बीमारियां जो हैं हमारे जो है किसानों के खेत में आएंगी भी नहीं, और हमारे किसान को फिर जो है छिड़काव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत खुल के सब जानकारियां दी और इन जानकारियों से किसान भाई जरूर फायदा उठाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। आपने हमारे से बातचीत की इस सब जानकारी के लिए, और आपने जो बातचीत की हमारे से उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर JN भाटिया, और वार्ता हमने जो ली थी भेंट वार्ता, उसका विषय था धान की उन्नत किस्में व बीज उपचार। अब करते हैं भाइयों मनोरंजन, आइए सुनते हैं ये रागनी। बेगन की खिड़की खोले मत ना, और मेरे जिगर ने छोले मत न्या, रूपा स्या घन बोले मत ना, पड़ोस गाई झेरे में, बिगन की खिड़की खोले मत ना। जिसने मात पिता सुत धारा, ये दुनिया का ढोंग है सारा, रयू दुनिया का ढोंग है सारा, इसते न्यारा कती रहूंगा, ना करके भंगी मती रहूंगा, इस दुनिया में जती रहूंगा, न्यू आरी से मन मेरे में, बिगन की खिड़की खोले मत न्या। मन कह देते नहीं भगना से, मिठा बन के नहीं ठगना से, मिठा बन के नहीं ठगना से, मुस्किन लगना सही ध्यान का, हरदम रूप तेरे नाम का, और हृदय में दीपक चस्या ज्ञान का, क्यों
कर हूँ अंधेरे में, बिगन की खिड़की खोले मत ना। और सतगुरु जी के पांव धोऊंगा, को न बीज बिगन करे बोऊंगा रे, को न बीज बिगन का बोऊंगा। रोऊंगा ते नहीं हटा जा, भक्ति ते दिल सही कसा जा, और जानबूझ के नहीं फंसे जायू मोह ममता के घेरे में, बिगन की खिड़की रे खोले मत ना। मैं हट जा अलगी तेरे ते डर के, मत भरमावे मने मनी भर के, मत भरमावे मने मनी भर के। यो धर के छंद गावना दिखे, चलता रे सो पावना दिखे। लक्ष्मी चंद ने आना दिखे, युद्ध लक्ष्य 84 के फेरे में, बिगन की खिड़की खोले मत ना, मेरे जिगर नर छोले मत ना। रूपा शागण बोले मत ना, पड़ोस गाई झेरे में, बिगन की खिड़की खोले मत ना। तो ये थे राजवीर सिंह। और भाइयों, अब आपको चलते चलते बता दें कि कल हम कार्यक्रम में जो जानकारी लेकर के आवेंगे वो जानकारी है दुधारू पशुओं के बारे में, कि दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और समाधान। दूसरी हमारी चर्चा रहेगी टपका सिंचाई के महत्व के बारे में। तापमान के बारे में खबर यह है कि आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान ये है कि 42 डिग्री तापमान अधिकतम तापमान रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम भाइयों। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।